लॉज ऑफ मोशन हमारी क्लास दूसरी आज। तो मैंने कल बोला था हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, दैट इज क्वालिटेटिव लॉ, अंडरस्टैंड करना। और हमने फैलेसीज क्या क्या हैं, कैसे कैसे ये जो स्टोरी है डेवलप हुई कि भाई पहले मोशन के लिए ही फोर्स चाहिए, मोशन मेंटेन करने के लिए चाहिए। एक नेचुरल स्टेट समझी गई कि भाई रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट, बट फिर ये समझा गया कि इट्स नॉट ओनली रेस्ट बट ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। और ऐसे में फिर हमने देखा कि चलो जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो तब तक कोई चेंज इन दिस स्टेट, ठीक है, नो चेंज इन द स्टेट टेक्स प्लेस, लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कुल मिला के जो स्टेट है उसको चेंज आप नहीं कर सकते, अगर करना चाहोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। स्टेट कुछ भी हो, देखो अब हम यूनिफॉर्म है नहीं है मोशन, डजंट मैटर, रेस्ट है या नहीं है, डजंट मैटर। एक बॉडी की अपनी एक सिचुएशन है, फाइन। अगर उसमें हम कुछ चेंज लाना चाहें, अगर हम उसको अपने हाल पे छोड़ दें तो वो वही करेगा जो वो कर रहा था, बस इतनी सी बात है बच्चों, ठीक है। स्टेट ऑफ, प्लीज प्लीज लिसन टू दीज वर्ड्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक बॉडी की कुछ सिचुएशन है वो उसी सिचुएशन में रहेगी, अगर आप उसको चेंज तंग ना करो, किसी फोर्स से अप्लाई ना करोगे, और अगर आप फोर्स लगोगे तभी वो स्टेट चेंज हो सकती है। अ ब्यूटीफुल एग्जांपल इज दिस, देखो ध्यान से। एक बॉडी को हमने घुमाया हुआ है ऐसे सर्कल में, ओके, रस्सी से घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे। अगर ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे ऐसे सर्कल में जा रहा है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, यू आर क्रिएटिंग नॉइज और ऑल ओके, ठीक है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी मोशन, इसकी स्टेट है कि एक पर्टिकुलर स्पीड से इधर को जा रहा था, सही बात है कि नहीं। अगले ही माइक्रो सेकंड में इसकी डायरेक्शन बदलती बदलती यहां आती रही, यानी कि हर बारी इसकी डायरेक्शन बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, क्लियर है कि नहीं। इसीलिए अगर हम ये रस्सी इस पॉइंट पे काट दें तो ये इसकी जो स्टेट है उसको मेंटेन करते हुए सीधे जाएंगे। समझ गए कि नहीं, यस और नो, ठीक है कि नहीं, आई बात समझ। तो अगर हम कोई चीज घुमा रहे हैं ऐसे, और अगर हमारे हाथ से रस्सी छूट जाए तो वो चीज किस पाथ को लेगी, क्यों, बिकॉज इट वॉज इट्स स्टेट एट द मोमेंट यू लेट गो, क्लियर है। जैसे आपने छोड़ा, फोर्स कितना हुआ, जीरो कहने को, ठीक है कि नहीं, फोर्स जीरो हुआ। तो जो इसकी स्टेट थी, जो भी इसके पास स्टेट थी, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने अभी इसको वैल्यू नहीं दी, अभी डिफाइन करेंगे इसको, ओके। तो जो भी इसकी सिचुएशन थी, ये उसी चीज को कंटिन्यू करता हुआ सीधे चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। कोई बॉडी अगर डीप स्पेस में चल रही है तो जिधर जा रही है जाती रहेगी, जाती रहेगी, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर आप डायरेक्शन बदलनी है, आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करवाना पड़ेगा उस पर, इतनी सी बात है, ठीक है कि नहीं, डन, ओके। इस स्टेट ऑफ बीइंग जो चेंज इन द स्टेट है ना, किस सिचुएशन में एक बॉडी उस चीज को एक क्वांटिटी का नाम पहले देते हैं, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ अ बॉडी, द सिचुएशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन स्टेट ऑफ द बॉडी और द रेस्ट स्टेट, वट एवर इट इज, ठीक है, कि कुछ भी उस रेस्ट पे है तो क्या, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो ठीक है, चेंजिंग मोशन तो भी कोई दिक्कत है। वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ पार्टिकल, देन वी डिफाइन मोमेंटम, the quantity that quantifies this state, we can call it momentum. It's a vector quantity denoted by p vector, it's equal to mass into velocity vector। नोट कर सकते हो बेटे, किसी पार्टिकल में मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कह सकते हो, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग, क्लियर है कि मोमेंटम ही हमको बताता है कि ये किस सिचुएशन में है, ठीक है, ओके।
बच्चों देखो किस खूबसूरती से एक एक सिचुएशन जो मैं कल से डिफाइन कर रहा था उसको मैं वैल्यू नहीं दे पा रहा था, सही बात है, उसको मैं क्वांटिटी नहीं बोल पा रहा था, सही बात है बच्चों। कल तक और अभी थोड़ी देर पहले तक शायद मैं कहता कि इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, लेकिन नाउ वी हैव क्वांटिफाइड इट, इट्स मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब मैं कहूं कि स्टेट को बदलना है तो फोर्स चाहिए, कई बात है कि नहीं, आया ना। अब मैं कहूंगा जी मोमेंटम को बदलना है तो क्या चाहिए, फोर्स। नाउ वी कैन इवन डिफाइन फोर्स, दैट्स द पॉइंट हियर, क्लियर है कि नहीं। तो किसी भी बॉडी की सिचुएशन क्या है, अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। लेट्स टेक द सेम एक्शन, एक ही एक्शन है, लेट्स से हमें बॉडी रोकनी है, क्या करनी है, अगर बहुत तेज आ रही हो कोई चीज तो उसको रोकना मुश्किल होगा, बिकॉज उसमें मोमेंटम ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी बड़ी है तो उसको भी रोकना मुश्किल है, बिकॉज उसमें मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ इट्स जो ज्यादा मोमेंटम है उसमें, ठीक है। कि ध्यान रखना मैंने क्या कहा, फोर्स चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर मास तेज आ रहा है तो भी ज्यादा फोर्स चाहिए, ज्यादा बड़ा मास है तो भी ज्यादा फोर्स चाहिए, सही बात है कि नहीं। अब ये बात ध्यान रखना, हिलाने की बात करें, अगर मान हमने बॉडी रोकी हुई है, उसको हमने अपनी जगह से हटाना है या उसको भगाना है, ओके, लेट्स से मैंने उसको 10 मीटर पर सेकंड पे चढ़ाना है, तो मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से भगाना चाहूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सही बात है कि। साथ ही साथ अगर मास बड़ा है तो उसको उस स्पीड पे पहुंचाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, मास छोटा है तो एफर्ट कम लगेगा, क्लियर है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये जो फोर्स है दैट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द चेंज इन मोमेंट। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर मुझे ये मोमेंटम चेंज करना है, यानी कि मैंने अभी प्रोसेस बताया रोकना है इसको, तो मैं मोमेंटम ही तो बदल रहा हूं, उसकी यूनिफॉर्म मोशन को रेस्ट में बदल रहा हूं, मैं समझ रहा हूं मेरी बात की नहीं, है या ना। या उसके रेस्ट को किस में बदल रहा हूं, मोशन में। दीज आर इंपॉर्टेंट बेसिक आइडियाज, क्लियर। लेकिन जितना मुझे जल्दी करना पड़े उतना मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। गिव मी अ मोमेंट। तो बहुत सही तरीके से मैं ये कह रहा हूं, मैं दो तीन चीजें दिमाग में रखनी है अब ठीक है। एक तो आप कुल मिला के देखो, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा मास ज्यादा है ये है, मैं इतना बोलूंगा, अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कितना, हाउ मच। पहली बात समझ गए कि नहीं, पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग से कहां पे आ गए, अब मोमेंटम पे, ठीक है कि ना। अब हम हर जब भी एक बॉडी की सिचुएशन बताएंगे तो उसके मोमेंटम के थ्रू बताएंगे, और उस सिचुएशन में अगर आप कुछ चेंज लाते हो तो वो भी मोमेंटम के थ्रू ही क्वांटिटी में बदला जाएगा कि ठीक है इतनी चेंज लाई है आपने, सही बात है ना। वो उसमें मास वेलोसिटी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। नोट तो नहीं करना था, नोट कर लिया, जितना भी है करना हो तो कर रहा हूं, कर लिया है, ओके फाइन। तो मैं कहूंगा स्टेट, नाउ मैं स्टेट बार बार नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मोमेंटम, ठीक है। सो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम, और अगर मोमेंटम चेंज करना पड़े तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली डेल्टा पी, है ना, इज चेंज इन मोमेंटम एंड दैट्स इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कभी आपको थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करना हो तो उसको बोलोगे डीपी, बट यूज अ वेक्टर, ठीक है कि नहीं, ओके। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, टू चेंज मोमेंटम फास्टर वी नीड मोर फोर्स। ज्यादा तेज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ज्यादा फोर्स लगे। कब कब ऐसा होता है, देखो ध्यान से, सपोज आप एक बॉल को कैच कर रहे हो, ठीक है, ओके। अगर आप सीधे सीधे उसको कैच करके हाथ रोकोगे तो आप बहुत कम टाइम में उसका मोमेंटम चेंज कर रहे हो, अल्टीमेटली आप उसको रेस्ट पे ही ला रहे हो। लेकिन अगर आप उसको टाइम दोगे पीछे खींच के तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, बिकॉज आप मोमेंटम चेंज तो ला रहे हो लेकिन टाइम ज्यादा लगा रहे हो। द की इज टाइम, द की इज
time. Apart from momentum change, that time required. ठीक है कि नहीं? So we finally define the force exerted on a body, the force applied on a body. F is equal to change in momentum divided by the time taken. You can call it F average. पहली बात. दूसरा, F can be written as dP by dt, that is rate of change of momentum. अब हमने फाइनली हर चीज किसकी टर्म्स में बात करनी है? मोमेंटम के टर्म्स में. तो क्या ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, दैट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी या फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इज नोन एज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है क्या? ओके, कुछ भी नहीं है. कल जो पढ़ा उसी के बारे में बात कर रहे हैं. कल मैंने बात की कि जी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा जब मतलब स्टेट बदलेगी. अब हमने उस स्टेट को नाम दिया बेटा मोमेंटम का. ओके, और उस मोमेंटम में चेंज नाउ वी हैव क्वांटिफाइड. हर चीज की अब वैल्यू है. अब आप एक बॉडी की स्टेट ऑफ बीइंग डिफाइन कर सकते हो. 3 kg की बॉडी, लेट्स से 3 kg की बॉडी है, 3 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो इट हैज अ मोमेंटम ऑफ 3 into 3, then it is kg, it is meter, it is per second, and that too along x axis. ये लिखेंगे हम ऐसे. समझ गए मेरी बात की? 9 हो गया. 9 kg मीटर पर सेकंड इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. क्लियर है कि नहीं? ओके. हर्षित, डाउट है कोई? सॉरी फॉर दैट. ओके, समझ गए कि नहीं? मोमेंटम ये ध्यान है, SI सिस्टम में सीधे सीधे. ओके, अब हम थोड़ा सा इस पे और बातचीत करना चाहेंगे. कुल मिला के आप ये समझो कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बदल रहा है तो उस पे फोर्स लग रहा है बच्चों. ये बात ध्यान में रखना. ओके, हर बॉडी का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी पे. ठीक है कि नहीं? नोट कर लिया बच्चा? हाँ या ना? तो पहली चीज F इज इक्वल टू dP बाई dt. दूसरा F एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P. ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बीच में फोर्स ज्यादा कम होगा, आप तब भी एवरेज एक फोर्स निकाल ही सकते हो कि ठीक है अगर एक एवरेज फोर्स लगता तो कितना लगता. ठीक है. तीसरी बात, F इज, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस की बात करूं, लेट्स से एक्स एक्सिस की बात करूं, देन Fx इज इक्वल टू dP बाई dt. आई थिंक मैं थोड़ा जंप कर गया यहाँ पे, बट इसको आप स्लोप से कनेक्ट कर सकते हो मोमेंटम वर्सेस टाइम प्लॉट के. याद है कि नहीं? बिकॉज मैं इसलिए यहाँ जंप करना चाह रहा था बिकॉज ये चीज हमको पता है. whenever we have a d by dt, we have a rate of change and we have the slope of tangent. याद है कि नहीं? ग्राफ हो कभी तो फोर्स लगे. ठीक है. अब ऐसे देख लो कि इस पे मैं याद दिला दूं आपको, अगर ये मोमेंटम है किसी बॉडी का, एक्स एक्सिस में जा रही है. कहाँ जा रही है? एक्स एक्सिस में. सीधे एक ही स्ट्रेट लाइन में, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ. और टाइम के हिसाब से इसका मोमेंटम ऐसे दिखाया है. मोमेंटम बढ़ रहा है ना. व्हाट इज द फोर्स? इज इट इंक्रीजिंग? इज इट जीरो? इज इट कांस्टेंट? कांस्टेंट फोर्स, बिकॉज इसका स्लोप कांस्टेंट है. मैं बस इतना, यहां मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं डिटेल्स में, बस याद दिलाना चाह रहा हूं कि ये वाली चीज जोड़ना भूल मत जाना. कभी कभी हो सकता है काम आ जाए. सही बात है कि नहीं? कई बार ऐसे हो कि दो बॉडीज है, ए की ये हालत है और बी का मोमेंटम प्लॉट ये है, तो आप खुद ब खुद कहोगे कि ए पे फोर्स ज्यादा लग रहा है. ठीक है कि नहीं? ये चीजें इससे जुड़ी हैं. मैं, आप चाहो तो मैं ये स्टेटमेंट वापस भी लेना चाहूंगा अगर आपको टफ लग रहे हैं तो. दिस इज नॉट फॉर एवरीवन. द स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी टॉट है ना, आप लोगों को बता दिया है. तो इसलिए अगर कोई ऑनलाइन जैसे पहली बार देख रहा है, अचानक से वीडियो देख रहा है, ही माइट फील दिस इज आउट ऑफ लीक. नेवरदलेस आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो. ओके, तीसरी बात मैं यहां से इसको ले आता हूं. आई कैन से F इज इक्वल टू डी बाई डी टी. अंदर क्या बचा? मास इंटू वेलोसिटी. अगर पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिखो,
सो एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट ही जनरली क्या होता है, मास क्या लेते हैं हम, कांस्टेंट। अगर चेंज हो रहा हो तब ये ध्यान रखना, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो मेरा बच्चा दिस इज इक्वल टू दिस इज एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये एक और चेहरा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, विच सेज दैट कि अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, कुल मिला के जितना भी नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज अ पार्ट ऑफ इट जहां पे हमने मास कांस्टेंट माना है, तभी ये सही है स्टेटमेंट, अदरवाइज ये सही नहीं है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट देन। ठीक है, आज गला अजीब सा हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, टफ तो नहीं लगा, अच्छे से समझ आया? ओके, फोर्स का अब यूनिट थोड़ा सा समझते हैं, यूनिट का क्या मतलब है। F इज इक्वल टू मास, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया मोमेंटम का यूनिट, डिवाइडेड बाय टाइम, सो दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो इस पे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपने करने हो, आप 9th क्लास से करके आए होते हो, कोई खास बात नहीं। तो अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो न्यूटन्स लॉ की, इट स्टेट्स दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ओके, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जैसे भी आपने लिखना है, इट्स बेसिक इंग्लिश है ना, कोशिश करो लिखने की, बट आना चाहिए लिखना, है ना। अगर कुछ भी ना आए, है ना मेरे बच्चों, यू आर ट्रेन, वेल ट्रेन टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। हमें पता है कि ये रेट ऑफ चेंज है, सिंपली डीपी बाई डी टी, तो आप आराम से इससे भी अपना डेफिनेशन डिराइव कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? ओके, गुड। यहां से थोड़ा सा क्योंकि मैं बार बार वेक्टर लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा डायरेक्शंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस की बात करते हैं। मैंने कहा था ना मैं बार बार आऊंगा इस बात पे, याद है? आज फिर से आते हैं, ठीक है कि? सदफ, आर यू फाइन? यू आर नॉट फाइन, है ना? तो मेरे बच्चों, दिस इज द आइडिया इज कि अब हम इसको डायरेक्शंस में अलग अलग क्या हम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ कंक्लूजन्स ले लेते हैं यहां से। सबसे पहला कि हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो कुल मिला के हम ये भी लिख सकते हैं डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी। इंटीग्रेटिंग, we can say delta P is equal to integration of F dt। पहली चीज, ठीक है कि नहीं? इसमें एक बच्चा जो शायद सीधे सीधे पढ़ रहा है इसको बिना ढंग से मैथमेटिकल टूल समझे, तो उसको अजीब लगेगा, लेकिन फॉर यू इट शुड बी ए नेचुरल थिंग टू डू। ठीक है कि नहीं? कि ठीक है यार, अगर फोर्स दिया है तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालें? ठीक है कि नहीं? यस और नो? हर्षित, समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं डायरेक्शंस में इसको देखूं, ओके, डायरेक्शंस में, अच्छा कभी कभी ऐसे भी होगा कि सीधे सीधे होगा कि कांस्टेंट फोर्स है, क्या है? कांस्टेंट फोर्स। तो उस केस में हम एक रिडक्शन करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। सही बात है कि नहीं? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो तब हमें एवरेज या इंस्टेंटेनियस या छोटा फोर्स बड़ा फोर्स उससे मतलब, हमें पता है कि हर बारी सेम फोर्स लग रहा है। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट देन एफ हम डिफाइन करते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो कुल मिला के बेटे ये इक्वेशन भी वैलिड है, ठीक है कि नहीं? अब बात आती है डायरेक्शंस की। We can, all of us can simply say that F is equal to dpx by dt I, ओहो इसमें क्यों वेक्टर लगाना मैंने, प्लस dpy by dt j, और k भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो we can simply say that this is equal to fxi plus fy j, अपना अपना कंपोनेंट। जिस तरह से मोमेंटम भी हम लिख सकते हैं, अगर आप पहले ही लिख देते हो तो ज्यादा अच्छा रहता। P इज इक्वल टू पी एक्स आई प्लस पी वाई जे,
प्लस पी जेड के, मैं जेड बार बार नहीं लाना चाहता, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन समझने की बात है। ओके, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। क्लियर है कि मेरे बच्चा? ठीक है, उस हिसाब से रेट ऑफ चेंज भी जब निकालेंगे तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी एंड एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई बाई डी टी। बात कितनी मजेदार है, मतलब ये है इसका, अगर एक्स एक्सिस में, जिसमें बच्चों इसमें कुछ खास नहीं है मैथमेटिक्स में, लेकिन इसमें स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? कि अगर एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है तो वो सिर्फ कौन से मोमेंटम को चेंज कर पाएगा? उसी डायरेक्शन में। और अगर वाई एक्सिस में लग रहा है तो वो सिर्फ वाई एक्सिस में। इसका आप एग्जांपल कर चुके हो, बताओ कहां पे? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो वहां पे जब हम ऐसे फेंकते हैं ना, तो हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन द एक्स एक्सिस। वाई की वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज फोर्स इन वाई। लेकिन ये फोर्स एक्स में कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर। यू कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ दिस लॉ इन डायरेक्शनल सेंसेस। क्लियर है कि नहीं? अब एक्स की बात अलग करो, वाई की बात अलग करो और जेड की बात अलग करो। देयर इज नो नीड टू मिक्स देम अप। देयर इज नो नीड टू वरी कि एक्स एक्सिस का फोर्स कहीं वाई एक्सिस के मोमेंटम को तो नहीं बदलेगा, वाई एक्सिस का फोर्स कहीं एक्स में बदलेगा। एंड कन्वर्सली, अगर एक्स में चेंज हो रहा है मोमेंटम तो फोर्स वहां है, वाई में हो रहा है तो फोर्स वहां है। समझ गए मेरी बात की नहीं? नोट कर सकते हो जो कर, नोट कर लिया अर्षिया बेटे? ठीक है, ये चीज समझ रहा है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो नहीं लिखा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इन माय ओपिनियन एटलीस्ट, है ना? मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें। ठीक है क्या? मिटा दूं? ये हो गया डायरेक्शनल। उसमें वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर एफ 0 है, नेट फोर्स, ध्यान रखना क्या है? नेट फोर्स। और मैं बार बार कहूं, हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पार्टिकल्स। प्लीज एंड प्लीज, अगर एफ 0 है मेरे बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? दैट मीन्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर शुड बी, यानी कि पी फाइनल विल बी इक्वल टू पी इनिशियल। ये सिर्फ कब और कब सही होगा? जब फोर्स क्या हो? नेट। आप आइडेंटिफाई कर लो। तो व्हेन अ बॉडी, देखो ये चीज हम कर चुके हैं, अगर आप बताओ मुझे तो ध्यान दो, याद करो। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट्स स्टेट डज नॉट चेंज। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब हम उसी स्टेट को मोमेंटम के थ्रू बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मोमेंटम विल नॉट चेंज इफ द एक्सटर्नल फोर्स डजंट एक्ट ऑन अ बॉडी। इसको फेमसली बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, ऐसे डराने की जरूरत नहीं। दिस इज अ नेचुरल थिंग टू डेसिफर, अ नेचुरल थिंग टू ऑब्जर्व कि भाई फोर्स नहीं है तो स्टेट नहीं बदलेगी। स्टेट किससे डिफाइन कर रहे हैं हम? मोमेंटम से। तो मोमेंटम नहीं बदलेगा। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। समझ गए कि नहीं? ओके, ये भी लॉ डायरेक्शनल सेंस में अप्लाई हो सकता है। क्या हो सकता है? तो अगर एफ एक्स अगर 0 है तो बेटे डेल्टा पी एक्स क्या होगा? यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस में सिलेक्टिव वे में भी आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्टाइल के केस में। बेटे यार आपको क्या हो गया? व्हाट डज इट मीन? कहां खोए हो? ठीक है, एक्स एक्सिस में अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वहां का मोमेंटम फिक्स। वाई एक्सिस में नहीं लग रहा है फोर्स तो वहां का मोमेंटम। जहां फोर्स नहीं है आप उतना पार्शियल वो भी कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द लॉ, यू कैन अंडरस्टैंड इट इवन इन पार्शियल सेंस। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंटली, वाई में इंडिपेंडेंटली। क्लियर है कि नहीं? डन। तो डेल्टा पी एक्स 0 दैट मींस एफ एक्स 0 तो डेल्टा पी एक्स में वाइस वर्सा। बात खत्म। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के न्यूटन सेकंड लॉ इज क्वाइट अ मैथमेटिकल लॉ। अगर हम देखें तो इसमें हमने ये चीजें देखी। क्लियर है कि नहीं बेटे? हाँ, वन लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक। अब अगर टोटल फोर्स 0 है किसी बॉडी पे,
बॉडी नहीं है, पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम। देन दिस पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं इसको? तो इक्विलिब्रियम में एक बॉडी कब होती है, एक पार्टिकल कब होता है? जब उस पर नेट फोर्स जीरो। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मान लो बेटे आपने कभी घर में ऐसे कपड़े डाले हैं किसी रस्सी पे सुखाने, ये डाल दी मैंने कपड़े, यहां से मैंने मान लो चादर डाल दी, तो दिस इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब ध्यान से, क्यों इक्विलिब्रियम? चलो है, जीरो है नेट फोर्स, लेकिन हुआ किस किस की वजह से, ये समझना। एक तो इस रस्सी ने इधर खींचा, इसने यहां खींचा, और ग्रेविटी ने, इन सब का मिला जुला असर जीरो। दैट्स द पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? समझ गए कि नहीं? टफ लगा? समझ आया कि नहीं है? तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने एक बॉक्स रखा है एक फ्लोर पे, तो फ्लोर इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। इन दोनों के इन्फ्लुएंस में नेट फोर्स कितना है? दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इतना ही नहीं, अगर मैं अब पार्टिकल से हट के बॉडी पे ही आऊं, सपोज ये मैंने ना बच्चों एक अजीब सा एक पीस ऑफ रॉक रखा है ऐसे एक डब्बे में, सही बात है? तो यहां से कुछ धक्का लग रहा होगा, यहां से कुछ लग रहा है, यहां से कुछ, जहां जहां कांटेक्ट है कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जहां कांटेक्ट है वहां पुश एंड पुल हो सकता है कुछ ना कुछ। तो इन सब के इन्फ्लुएंस में और ग्रेविटी के रहते, ग्रेविटी हमेशा रहेगी जब तक अर्थ पे हुआ, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में हम अभी बात, देयर इज मोर टू देयर इक्विलिब्रियम देन जस्ट फोर्सेस बीइंग इक्वल। क्लियर है कि नहीं? जीरो, सिर्फ फोर्स जीरो होना जरूरी नहीं, और भी कुछ कंडीशंस ये हम पढ़ते हैं अगले से अगले चैप्टर में। तो इसलिए मैं बोलूंगा विल फोकस ओनली ऑन, ठीक है? अगर आपको ये लग रहा था कि सर ने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया तो बॉडीज का किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड बॉडीज जिनकी डायमेंशंस है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉइंट मासेस। तो मेरी बात समझ आई? एग्जाम्पल से समझ आया कि इसमें बहुत सारी चीजें कुछ और होती हैं, ठीक है कि नहीं? इसका इक्विलिब्रियम कुछ और होगा बेटे, उसके लिए जल्दबाजी ना करें। तो किसी पॉइंट मास का इक्विलिब्रियम मींस जब उस पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो। क्लियर है कि नहीं? पार्शियल इक्विलिब्रियम भी होगा, मतलब जब एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो है तो हम बोलेंगे इट इज इन इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस, इसका मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एक्स एक्सिस। बस इतनी सी बात है। मैंने ये बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसके पीछे एक बेसिक आइडिया समझो और बात खत्म करो, ठीक है? पहली डेफिनेशन क्या लिखा हमने? F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। सही बात है कि नहीं? उसके बाद मतलब इसके ऊपर ना मतलब कूद जाओगे कि वह क्या मतलब? अच्छा, एफ एक्स डी पी एक्स बाई डी टी, कौन सी फिलॉसफी है ये? इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस। अगर एक्स वाई एक्सिस हो, एक्स का मोमेंटम एक्स का फोर्स, वाई का मोमेंटम वाई का फोर्स, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। और इसके बाद इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये भी ध्यान रखना। अगर वेक्टर है तो वेक्टर है, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, जहां का फोर्स वहां का मोमेंटम, ठीक है कि नहीं? अगर इसमें आप लिखना भी चाहो तो आप लिख सकते हो एफ एक्स डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स, ठीक है? और क्या बोला मैंने? अगर फोर्स जीरो है तो डेल्टा पी इज ऑल्सो जीरो। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लास्ट क्या बोला था मैंने बेटे? एफ एक्स हो गया, वगैरह हो गया, हाँ एफ एक्स ए भी हो गया, बस और कुछ खास नहीं है। बाकी एम ए, हाँ एग्जैक्टली, एफ इज इक्वल टू एम ए को भी आप क्या कर सकते हो? ये वाला केस कौन सा है जो हम ज्यादा यूज करेंगे? वो कांस्टेंट फोर्स वाला केस, एंड इसको हम यूज कर सकते हैं दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, ठीक है कि नहीं? एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। मतलब लिखने की जरूरत इतनी नहीं है जितनी समझने की जरूरत है कि हम एक्सिस पे इसका अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन करके मोमेंटम चेंज वापस, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, वापस निकाल सकते हैं। ओके, कुल मिला के अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो डेल्टा पी क्या बोला था मैंने? इक्वल टू बेटे एफ डेल्टा टी, सीधे सीधे। ओके, ये और इसका मतलब समझना, इंटीग्रेशन क्यों यूज कर रहे हैं और नॉर्मली कब लिख सकते हैं। अगर कांस्टेंट है तो क्या जरूरत है इंटीग्रेट करने की? सीधे सीधे एफ टी। क्लियर है कि नहीं? देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एट लास्ट वी शुड लुक एट, दैट्स इट। मिटा दो बेटे।
एक तो मैंने बोला था ग्राफ, और दूसरा मैंने कहा था डेल्टा पी लेट्स से x इज इक्वल टू एफ एक्स डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू t, ठीक है कि नहीं, और डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एफ कॉन्स्टेंट इंटू डेल्टा टी, वो भी x, ठीक है। इसका एक ग्राफिकल मीनिंग क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन का क्या होता था, ग्राफ एरिया अंडर प्लॉट, है ना, एग्जैक्टली अगर ये एफ एक्स ये t है तो इसका जो एरिया है लेट्स से 0 से लेके t तक, दिस एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मैंने एक डायरेक्शन पकड़ी है तो मैं बार बार x लिख रहा हूं, आपको जो डायरेक्शन हो उसी हिसाब से, ठीक है कि नहीं। इस पे क्वेश्चन आता है, यहां पे मैं इस चेंज को, मोमेंटम चेंज को एक और नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? हालांकि इम्पल्स हम थोड़ा सा कोलाइडिंग केसेस में ज्यादा एसोसिएट करते हैं, नेवरदलेस होता चेंज इन मोमेंटम ही है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है इस प्लॉट पे बेस्ड, क्या आता है, प्लॉट पे बेस्ड आता है क्वेश्चन, जहां पे आप लोग इससे जुड़ी हुई चीजें सॉल्व कर, जैसे फोर्स एंड टाइम प्लॉट दे देगा एक पार्टिकल का, ऐसे बोल देगा कि ये फोर्स लग रहा है, फिर ये फोर्स लग रहा है, तो भाई इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो इसका एरिया निकालोगे, ये पॉजिटिव और ये कुल मिला के यहाँ एक्सेलरेट किया हमने, बढ़ाया बढ़ाया फिर कम करा, स्लो डाउन किया, तो नेचुरल सी बात है वेलोसिटी घटाओगे किसी चीज की तो मोमेंटम भी घटेगा, नेचुरल सी बात है, वो तो प्रोपोर्शनली है। तो ये बच्चों इसका ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आए तो करना है, ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ओके। सो ये आज का टॉपिक है मेरे बच्चों, आई विल अगेन ट्राई टू पुट इट इन अ वेरी शॉर्ट वे सो दैट आपको जो याद रखना है वो एसेंशियल कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। कर लिया बेटे हर्षित? तो सबसे पहला मोमेंटम इज mv, ऑफ कोर्स आप इसको x y एक्सिस में अलग अलग कर सकते हो। दूसरा f एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट कैन बी रिटन एज m dv by dt प्लस v dm by, ये कौन सा रूल लगाया मैंने, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल है ना, डिफरेंशिएशन का चेन नहीं। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, दैट्स इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी पी वाई बाई डी टी जे। इसके बाद हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वाला एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, ओके, एंड अगर आप इसको एक्स वाई में लिखना चाहो तो एफ एक्स डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वाई के लिए, जेड के लिए, and then delta p is equal to 0 when f is equal to 0. This is conservation law. ये आप डायरेक्शन वाइज भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एट लास्ट मेरे बच्चों दैट इज योर, और क्या था, हाँ, इक्विलिब्रियम। कब होता है इक्विलिब्रियम? जब फोर्स 0 हो किसी पार्टिकल पे एंड एट लास्ट इम्पल्स का ग्राफ का क्या मतलब है, इम्पल्स यही होता है ना, हाँ है ना बेटे, फोर्स इनटू टाइम तो है ही, अगर कांस्टेंट फोर्स, हाँ मैं बोल तो रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स, ये तो समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। एंड दैट इज योर एफ टी प्लॉट का एरिया। हालांकि फोर्स इनटू टाइम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, मतलब अगर कांस्टेंट है फोर्स तभी होगा फोर्स इनटू टाइम, है ना, अदरवाइज एरिया अंडर प्लॉट या इंटीग्रेशन एफ डी टी, कोई डाउट, ठीक है कि नहीं। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, मेन आइडिया, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, बाकी सब समझ लिया हमने कि ठीक है यार, मोमेंटम इज द स्टेट सिचुएशन ऑफ अ बॉडी, तो उसको चेंज करना तो फोर्स तो चाहिए चाहिए। खास बात लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी चेंज करना, टाइम कम लगाना चाहते हो तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगाओगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। एक्शन सेम है, जैसे मैंने कहा था क्रिकेट बॉल कैच करनी है तो रोकना है उसको, लेकिन अगर आप ऐसे रोक के हाथ वहीं रोक दो तो क्या होगा बेटे, आप टाइम कम लगाओगे, आते ही रोक दिया तो आपने टाइम कम लगाया तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे लाते हो तो इफेक्टिवली आपको हर बारी फोर्स कम कम लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपने टाइम ज्यादा दे दिया। मोमेंटम चेंज तो सेम ही है, v से 0, क्लियर है कि? इसी तरीके से कई बार होता है, सपोज आपने कार चलानी है ना, तो आपको
बड़ा मतलब उसको रेस देना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो वो अगर आपने रेस तभी दोगे ज्यादा अगर आपको जल्दी भागना है, जल्दी गेन करना है अपना स्पीड। अगर आपको आपके पास टाइम है, आप धीरे धीरे कम रेस लगा के भी गाड़ी चला सकते हो। बात वही की है बेटे। अगर आपने सपोज जब स्टार्ट करते हैं रेस, खड़े होते हैं बंदे ऐसे लगे होते हैं ना, और जैसे ही टाइम होता है और वो भागते हैं, उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं। उसके बाद उतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, उतना जोर से मिट्टी को पीछे धकेलने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं। तो whenever you are looking at changing the states, whenever the change is drastic, force will be more, and whenever the change is very quick, force will be again large. Okay, that's the case here. बाकी कल पढ़ेंगे हम इम्पल्स के बारे में थोड़ा डिटेल, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, कैसे फोर्सेस लगते हैं, उनसे क्या चेंजेस आते हैं। ओके, दिस इज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, इट्स वेरी मच डे टू डे, ठीक है कि नहीं। अगर आप चाहो तो आप डे टू डे समझ सकते। कल मैंने कुछ एक्सरसाइज दी थी, करी थी वो, मैंने कहा था हर चीज के बारे में सोचो ना, कौन सी चीज कैसे खड़ी है, किस किस वजह से खड़ी है, किस किस वजह से टिकी हुई है। सही बात है। बस ऐसे गर्दन हिलाओ, किया तो है नहीं कुछ उन लोगों ने। चलो ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।